गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या करने वाले हैं आज? नई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, है ना? वो तो कितनी खुशी हो रही है, देखो नई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। पुरानी सब्जेक्ट को वाइंड अप किया नहीं किया, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं वाइंड अप करवाया करूंगा आपका सब्जेक्ट, है ना? तो हम लोग संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे जिसके अंदर 2.5-3 घंटे की क्लास के अंदर आपकी हर एक जगह पर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, या कोई चीज आती है, या कोई डाउट्स आप लोगों की तरफ से मेरे को इतने टाइम से मिले, तो उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे संडे वाली एक्स्ट्रा क्लास में, है ना? पहले मैं बोल रहा था सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी, सैटरडे को ना रख के हम संडे को रखेंगे, क्योंकि सैटरडे थोड़ा सा मेरा हेक्टिक हो गया प्लान के अंदर इस वाला सैटरडे, है ना? तो संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे। संडे को अपने आप को बिजी मत रखना, क्योंकि हम सब्जेक्ट को क्लोज करना चाहते हैं, स्टील स्ट्रक्चर आपका क्लोज हो जाएगा, है ना? तो आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है ना? हमेशा से मतलब जब से मैंने कॉलेज में पढ़ा था सब्जेक्ट, वहां से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैंने लगभग अपनी पूरी जिंदगी, जब से मैंने एंटर किया था सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तब से मैंने स्ट्रक्चर्स में ही जी है ना? स्ट्रक्चर्स में जी, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर मैंने स्ट्रक्चर का कोर्स किया, बेसिक एडवांस लेवल का कोर्स किया, 10 आउट ऑफ 10 ग्रेड वहां पर मेरे को मिला, है ना? टॉपर था उसके अंदर भी, मैं सब्जेक्ट के अंदर भी। मतलब ऐसा था कि 70 स्टूडेंट्स का बैच था, उसमें से 30 स्टूडेंट्स को उन्होंने फेल किया था आईआईटी के अंदर, है ना? यानी कि पासिंग मार्क्स जो 30 थे वो भी नहीं आ पाए थे। फिर जाकर के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट वगैरह से वहां पर ऐसा हुआ था कि मतलब पासिंग मार्क्स को गिराना पड़ा था, कि पासिंग मार्क्स जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं वो 25 कर दिए। तो वहां पर मेरे 95 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, है ना? ए ग्रेड मेरे को उसके अंदर मिला था। तो सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ना, मेरा हमेशा से पसंदीदा सब्जेक्ट है। ये तो तब की बात है जब मैं कॉलेज के अंदर पढ़ता था, है ना? उसके बाद में, ठीक है, दुनिया बहुत चेंज हो गई। उसके बाद में मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए स्ट्रक्चरल डिजाइनर मैंने काम किया। हर एक स्ट्रक्चर एलिमेंट को मैं अपने हाथों से डिजाइन किया है, हर एक चीज, है ना? हर एक चीज का मतलब हजारों तरह की बीम्स, ठीक है, कॉलम्स, ठीक है, इसके अलावा फुटिंग, वॉल फाउंडेशन, ठीक है, वॉल डिजाइन, आरसीसी वॉल, पाइल फाउंडेशन, है ना? सब कुछ डिजाइन हम लोगों ने किया था। वाटर टैंक डिजाइन, ठीक है, रिटेनिंग वॉल डिजाइन, हर एक चीज की डिजाइन हमने हमारे हाथों से की थी। उसके बाद में गेल चले गए। गेल में तो फिर ज्यादा कुछ करने का मौका मिला नहीं, वहां तो आराम से बैठ करके, ठीक है, वहां तो दो चीजें हुआ करती थी। एक तो कॉन्ट्रैक्टर पार्टी हुआ करती थी जिसको कंस्ट्रक्शन करना है, और एक कंसल्टेंसी होती थी जिसकी तरफ से डिजाइन आती थी। आप बीच में बैठते रहते थे, ठीक है। आपका काम क्या है? इधर का माल उधर, माल मतलब इधर की ड्राइंग उधर की, उधर से जो है वहां से कितना कंस्ट्रक्शन का काम हुआ उसके हिसाब से उनको पेमेंट कर दिया, है ना? तो ये मेनली ये काम होते थे, टेंडर्स वगैरह बनाते थे, ठीक है। वैसे तो आप पढ़ाते पढ़ाते तो हर एक सब्जेक्ट हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। एवरी सब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, इज आर फेवरेट सब्जेक्ट। और मेरे को लगता है कि धीरे धीरे बच्चे जो पढ़ते जा रहे हैं तो उनका भी फेवरेट सब्जेक्ट होते जा रहे हैं। जब तक प्यार नहीं करोगे ना इस चीज से, तो 100 में से एक के काबिल कैसे होंगे आप, है ना? सीधी सी बात ये। तो 100 में से यदि एक बच्चे में सिलेक्शन, यदि अपने आप को देख रहे हो आप, ढूंढ रहे हो आप, तो आपको इन चीजों से प्यार करना ही पड़ेगा, है ना? तो बाकी चीजों से प्यार मत करो, है ना? बाकी चीजों से खेलना कूदना, है ना, टीवी देखना, ठीक है, दोस्तों के साथ में गप्पे मारना, इन सब चीजों को अवॉइड करो, ठीक है। किससे प्यार करो? जो आपके सामने भी, ठीक है। एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से बराबर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जब आप तो प्यार करना चाहते हो, लेकर के बैठे हुए हो उसको, कॉपी को, लेकिन उसके अंदर से आपकी तरफ कुछ आ ही नहीं रहा है, रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए ना। चलो, अभी हम बाकी बातें तो छोड़ते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं ना। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब क्या है? देखो, बेसिकली हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है। डिजाइन करने का मतलब ये होता है कि हमें कॉलम वगैरह बनाने हैं, हमें बीम्स वगैरह बनानी है, इसके ऊपर हमें स्लैब डालनी है, तो हमें लोड की कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि भाई बिल्डिंग वगैरह या जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो किस यूज में आएगा, कितना उस स्ट्रक्चर के ऊपर लोड आएगा। फिर जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेते हो तो फिर उन लोड के बेसिस पर आप एलिमेंट्स डिजाइन करने चले जाते हो। जैसे आपका कॉलम, ये कंप्रेशन लोड के लिए डिजाइन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट पर लोड कितना आएगा, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स कितना आएगा। जैसे बीम डिजाइन करनी है तो बीम डिजाइन में बैंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन होता है, तो बैंडिंग मूवमेंट कितना आएगा। तो बेसिकली आपको इस पूरे सब्जेक्ट में इसी चीज का आपको कैलकुलेशन करना है कि कितने तो फोर्सेज आएंगे, कितने बैंडिंग मूवमेंट वगैरह आएंगे, ताकि हम आरसीसी या स्टील डिजाइन में जाकर के उनको सॉल्व कर पाए, यानी कि मेंबर की साइजेस का पता लगा पाए। तो स्ट्रक्चर्स में हमें क्या करना होगा? हमें एनालिसिस करनी होगी, हमें फोर्सेस का पता लगाना है, हमें जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर फोर्सेस का पता लगाना है, मूवमेंट्स का पता लगाना है। ये इस सब्जेक्ट की मेन ड्यूटी है ना। अब इसी सब्जेक्ट में मैं आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है वो सिखाऊंगा, शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है वो सिखाऊंगा। तो यही वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको मैं सिखाता हूं कि रोटेशंस कैसे कैलकुलेट होंगे,
डिफ्लेक्शंस कैसे कैलकुलेट होंगे, ये चीज हम सॉम में नहीं पढ़ते, पूरी दुनिया सॉम में पढ़ती है, हम कहाँ पढ़ते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि उससे रिलेटेड सारी चीजें हम स्ट्रक्चर्स में पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना यही खत्म किया जाए पूरे टॉपिक को, है ना। तो यही इसी जगह पर यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम डिफ्लेक्शन, रोटेशन, इनकी कैलकुलेशन करें, बस यही काम करना है, इसके अलावा कुछ करना है नहीं। तो सबसे पहले जो आज की क्लास है वो क्या है, आज की क्लास हमारी इस बात पर बेस्ड है कि स्ट्रक्चर को समझो, जॉइंट्स को समझो, सपोर्ट्स को समझो, है ना। और फिर किस रास्ते जाना है, स्ट्रक्चर में रास्तों की बहुत वैल्यू है। अभी भी मैं कई जगह पर सॉल्यूशन देखता हूँ, 2-2 पेज के सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं, और उस पेज को और उस क्वेश्चन को 4 लाइन में खत्म किया जा सकता है। तो आपको रास्ते के, जैसे मैथ में होता है ना, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे रास्ते होते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके वो रास्ता पिक करना पड़ेगा जो आपको जल्दी से और इजीली रिजल्ट दे दे, है ना। तो स्ट्रक्चर्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों में से आपको वो तरीका सोचना पड़ेगा जो जल्दी होगा और जो बेस्ट होगा, और जिससे कम एफर्ट्स लगा करके, बिना मतलब कम कैलकुलेशन किए हुए हम लोग अच्छे से उस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। बात समझ में आया। तो जितना आप सोचो जरा, यहां से लेकर के अगर आपको गौशाला तक जाना हो तो ऐसे थोड़ी ना कि गलियों में पता नहीं कोई से पथरीले रास्तों से होते हुए आप फिर गौशाला तक पहुंच रहे हो। आप कभी भी जाना चाहोगे तो सिंपल साधारण रास्ता चूज करोगे ना। तो वैसे यहाँ पर भी समझना, ऐसा नहीं कि आपको एक तरीका आता है बस उस तरीके में खो गए, हो सकता है वो तरीका लंबा है ना। तो आपको स्ट्रक्चर की थोड़ी सी समझ लेनी पड़ेगी, और पूरा स्ट्रक्चर आपका 3 बेसिक इक्वेशन पे चलेगा, पूरा स्ट्रक्चर। वो कौन सी बेसिक इक्वेशन है, वो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का समेशन 0, वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का समेशन 0, ठीक है। और किसी भी पॉइंट के अबाउट यदि मूवमेंट लोगे आप तो वो भी 0। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर स्टेबल कंडीशन में है। जब स्ट्रक्चर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो फोर्सेस बराबर और बैलेंस होने चाहिए। जैसे अगर आप किसी चीज को धक्का दो तो इसका मतलब क्या है, आपने जो फोर्स लगाया उसने उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। तो कोई भी एलिमेंट जो बन रहा है, जैसे बीम बन रहा है, तो बीम के ऊपर जो फोर्सेस होंगे वो बैलेंस होंगे ना। कहां से बैलेंस होंगे, कि बीम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लगे। अब एक्सटर्नल फोर्सेस कौन देगा, जैसे इसके ऊपर स्लैब है, स्लैब का डेड लोड आ जाएगा, बीम का डेड लोड वो भी एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करेगा। इसके अलावा जो टाइलिंग वर्क वगैरह हो रहा है वो भी, आप लोग बैठे हुए हो, आपका जो लोड आएगा वो भी। तो इस तरीके के कैलकुलेशन आप लोड की करते हो। बात समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और मोटा मोटा आइडिया लेंगे कि क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या टूल्स हैं जिससे हम कौन सा रास्ता लेना है उसका पता लगाएं। और उसकी समझ डेवलप होती है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को सॉल्व करके। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहला टॉपिक ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जब सॉल्व करने जाते हैं ना आगे वाले टॉपिक्स में, तो कभी इस बात की चिंता ही नहीं करते कि इसका डीएस कितना है, डीके कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है नहीं। वो क्वेश्चन में तो पूछता है सॉल्व करो स्ट्रक्चर को, और हम बिना डीएस और डीके निकाले हुए हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने चले जाते हैं और पता नहीं कौन सा रास्ता लेते हैं, खुद को भी पता नहीं होता। ठीक है, तो रास्तों का सिलेक्शन अगर आपको बेस्ट करना है तो आज की क्लास को समझना पड़ेगा ढंग से, है ना। सिर्फ ये जो टॉपिक है आज की क्लास का, वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि डीएस कैसे निकालते हैं और डीके कैसे निकालते हैं, उसका यूज क्या है, उससे हमें रास्ता सिलेक्शन जो लेना है। और आपको बताया भी जाता है 2 तरीके के मेथड होते हैं, एक तो फोर्स एनालिसिस होती है, डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस होती है। जिन लोगों को आइडिया है, मोटा मोटा आइडिया, उनके लिए बता रहा हूं मैं कि जब डीएस बड़ा होता है डीके से तो क्या करते हैं, डीके जब बड़ा होता है तो डीएस से क्या करते हैं, और उसके बारे में फिर मेथड्स दिए जाते हैं। तो डीएस और डीके हर जगह है ना, उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नोट कर लो, पहले मैं इंट्रो लिखवा देता हूं आपको, है ना, नोट करो। द फर्स्ट थिंग इज द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर। कौन कौन से स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है बताओ, कुछ लिस्ट कर दो जरा। स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, किनको स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कहते हैं, व्हाट आर द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कहलाते हैं, बताओ जरा। कौन कौन से एलिमेंट्स स्ट्रक्चर एलिमेंट कहलाते हैं, सोचो। वो स्ट्रक्चर, वो एलिमेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट कहलाएंगे जो लोड लेते हैं, जिनको लोड लेने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एलिमेंट वो है जो कि लोड लेने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे आप ब्रिक वर्क करते हैं, जैसे यहाँ पर ये कॉलम है, ये बीम है, और यहाँ पर मैं एक दीवार खड़ी कर दूं, ईंट की दीवार, ठीक है। तो बेसिकली वो दीवार का रोल क्या होगा, पार्टीशन कर दिया उसने, ये वाला एरिया सेपरेट, वो वाला एरिया सेपरेट। क्या उसने कोई लोड लिया, नहीं लिया, तो इनको बनाते भी नहीं है कि ये लोड बियरिंग वॉल है, ऐसा बोलते भी नहीं है। लोड बियरिंग वॉल कौन सी होती है, अगर आप आरसीसी वॉल बनाते हो डेफिनेटली लोड बियरिंग वॉल है। रिटेनिंग वॉल बनाते हो डेफिनेटली वो रिटेन करने के काम आती है।
है ना, सो इनको रिटेन करने के काम आती है। तो स्ट्रक्चर का वो एलिमेंट जो कि लोड लेने के लिए डिजाइन किया जाता है। लोड में सारी चीजें आती है, ऐसा नहीं लोड बोल रहा हूं तो सिर्फ लोड फोर्स बोलो, मूवमेंट भी आ जाएगा, टॉर्जन भी आ जाएगा, शियर भी आ जाएगा, जितने भी प्रकार के फोर्सेस मूवमेंट वगैरह देखते हो उनमें से किसी चीज के लिए वो डिजाइन किया जा रहा होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो स्ट्रक्चर एलिमेंट उनको कहते हैं जो कि लोड लेने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। एग्जांपल क्या है, व्हाट आर द एग्जांपल, आप एग्जांपल बता सकते हो क्या? ठीक है, बीम्स हो गई, इसके अलावा कॉलम्स हो गए, इसके अलावा फुटिंग्स हो गई, है ना, स्लैब हो गई, है ना, जो मैंने नाम लिए, रिटेनिंग वॉल हो गया। ठीक है, अगर आप बोलो कि जैसे वाटर टैंक हो गया, हर एक एलिमेंट जो कि लोड लेने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो आपका स्ट्रक्चर एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, नोट कर लो। जो भी आपको नजर आता है ना, जिसमें आप आरसीसी वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, रेनफोर्समेंट डाल करके, कंक्रीट वगैरह डाल करके, ठीक है, लोड लेने के लिए उनको डिजाइन किया जाता है, वो आपके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब स्ट्रक्चर एलिमेंट में जब जब भी बनाया जाता है तो मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे कॉलम है, तो कॉलम कैसा होता है? कॉलम कुछ ऐसा होता है, ठीक है, दिस इज द कॉलम। लेकिन आप एनालिसिस करने जाओगे और कुछ इस तरीके से बनाओगे तो चीजों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको जब दिखाना होता है तो कैसे दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं लाइन एलिमेंट की तरह। ऑल द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन एलिमेंट। ऑल द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन एलिमेंट। एज अ लाइन एलिमेंट इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बीम बना रहे हो आप तो बीम में भी डेफिनेटली क्या होगा? इसकी लंबाई होगी, इसके अलावा इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी, है ना, ये वाली जो डायमेंशन है, आप बोलते हो ना कि बी ये विड्थ है बीम की, उसके अलावा ये है, दिस इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम, इसके अलावा इसकी लंबाई है। तो जब बीम आप स्ट्रक्चर में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट दिखा दोगे, है ना। तो ऑल द स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर में आपको ऐसा नजर आएगा, हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम है और जो वर्टिकल मेंबर है वो क्या है? वो कॉलम है। नोट कर लो। तो बीम और कॉलम इस तरीके से हम दिखाते हुए नजर आएंगे। अब लोड्स में भी आपके कौन कौन से लोड्स होते हैं? अगर लोड्स की कैलकुलेशन करें, ठीक है, तो लोड्स की कैलकुलेशन जब आप करोगे, ठीक है, एक तो IS 875 है जहां से लोड लिखे जाते हैं, है ना। अब इसमें आपके पास में जो लोड आते हैं जैसे डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, ठीक है, विंड लोड हो गया, अर्थक्वेक लोड के लिए अलग से कोड है ना, स्नो लोड वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के लोड्स, इनकी कैलकुलेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की कौन से जोन में है, कौन सा वहां पर एरिया पड़ रहा है, उसके बेसिस पर कौन से लोड्स क्रिटिकल आएंगे। उसके अलावा कॉम्बिनेशंस वगैरह जो कि हम डिजाइन में सीखते हैं, यहाँ इसका कोई रोल नहीं है ना। तो लोड के बेसिस पर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के ऊपर फिर बाकी में बेंडिंग मूवमेंट वगैरह, शेयर फोर्स बीम में कितना आएगा, यहाँ कंप्रेशन लोड कॉलम में कितना आएगा, इन सब की कैलकुलेशन इस सब्जेक्ट के अंदर हमको करनी है ना। नोट करो, सम बेसिक सपोर्ट कंडीशंस, हेडिंग डाल लो, सम बेसिक सपोर्ट कंडीशंस, सम बेसिक सपोर्ट कंडीशंस, सम बेसिक सपोर्ट कंडीशन, सम बेसिक सपोर्ट कंडीशंस। तो कुछ बेसिक सपोर्ट कंडीशंस है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला सपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सपोर्ट एंड दिस इज व्हाट, इस सपोर्ट को क्या कहते हैं? दिस सपोर्ट इज कॉल्ड द रोलर सपोर्ट। नोट कर लो, दिस सपोर्ट इज कॉल्ड द रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट दिखाने के जो तरीके हैं वो ये भी है, आप रोलर सपोर्ट को ऐसे भी दिखा सकते हैं। आपको अगर रोलर सपोर्ट दिखाना है आप वर्टिकल रिएक्शन से भी दिखा सकते हो उसे। जैसे वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर है, देखो ये सपोर्ट किस तरीके का होगा, जैसे ये मेरा हाथ है, इस हाथ पर मैंने यहाँ पर एलिमेंट को रखा हुआ है, तो ये एलिमेंट पर अगर मैं यहाँ से पुश करूंगा इसको कोई रोक नहीं पाएगा बड़े आराम से। तो मेरा हाथ जो सपोर्ट, जिस तरीके का सपोर्ट दे रहा है वो कौन सा सपोर्ट है? वो रोलर सपोर्ट है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये नीचे नहीं जाने देगा, इस एलिमेंट को नीचे नहीं जाने देगा। इसका मतलब जो रोलर सपोर्ट होते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट रिएक्शन देते हैं। नोट करो, जो रोलर सपोर्ट होते हैं इट गिव्स द सपोर्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, है ना, नॉर्मल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो आपको सपोर्ट रिएक्शन देगा दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज द रिएक्शन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इट विल गिव द रिएक्शन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सिंबल से अलग अलग, आप चाहे तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दो, आप चाहे तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दो। पहिया लगा दिया, पहिया लगाने का मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में वो जाने के लिए अलाउड है, जाने के लिए अलाउड है। इसका मतलब क्या? उसको किसी ने रोका नहीं है। इसका मतलब सपोर्ट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आई। लोड लगाओगे हॉरिजॉन्टल में, ये आगे बढ़ जाएगा, सपोर्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं देगा। सपोर्ट कहाँ रिएक्शन देगा? परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में सपोर्ट रिएक्शन देगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? देखो ध्यान देना,
अगर कभी मैं ऐसे एलिमेंट लगाता हूं और यहां पर मैंने रोलर लगा दिया, तो मुझे बताओ जरा सपोर्ट किस डायरेक्शन में रिएक्शन देगा? ये जो सपोर्ट रिएक्शन देगा, दिस विल बी नॉर्मल टू दिस कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ये सपोर्ट रिएक्शन दे देगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, नोट करो। तो रोलर को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे पर चलते हैं। लेट्स से वी टेक द सपोर्ट लाइक दिस, है ना। अगर हम सपोर्ट को कुछ ऐसा ले ले, तो ये वाला जो सपोर्ट है इसको कौन सा कहते हैं? दिस इज द हिंज सपोर्ट, है ना। नोट कर लो, दिस इज कॉल्ड द हिंज्ड सपोर्ट। तो ये जो सपोर्ट है हिंज सपोर्ट, ठीक है, ये हिंज सपोर्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? और प्रैक्टिकली कैसा दिखेगा? प्रैक्टिकली ऐसा दिखेगा, प्रैक्टिकली ऐसे दिखेगा। सोचो जरा, पिछले वाले केस में रोलर को मैंने कुछ ऐसा दिखाया था एक तरीके से कि रोलर लगा, ये ऐसे कैसे ही आगे की तरफ चला गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई सपोर्ट नहीं दिया। अब मैं दिखा रहा हूं उसको कुछ ऐसा। ऐसा दिखाने का मतलब क्या है? अगर लोड लगा तो ये जाने नहीं देगा। हॉरिजॉन्टल में लोड लगा तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में इसने रिएक्शन दे दी, और वर्टिकल में लोड लगा, अगर वर्टिकल में लोड लगाओगे तो वर्टिकल में ये रिएक्शन दे देगा। तो बेसिकली इस वाले सपोर्ट में जो आपको रिएक्शन मिलती है वो दो डायरेक्शन में मिलती है। एक तो आरवी भी मिलेगा और एक आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी मिलेगा, आरएच भी मिलेगा। नोट कर लो। तो बेसिकली जो आपका हिंज सपोर्ट है वो दो डायरेक्शन में आपको रिएक्शंस दे देगा, सपोर्ट रिएक्शन हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। बात समझ में आ गई? तीसरे सपोर्ट पर चलते हैं। तीसरा सपोर्ट है आपका फिक्स्ड सपोर्ट, है ना। तीसरा सपोर्ट पे चलते हैं। तीसरा सपोर्ट है फिक्स्ड सपोर्ट। अब ये आपका जो सपोर्ट है, सिर्फ सपोर्ट को देखना, बाकी एलिमेंट को देखने की जरूरत नहीं है। सर इसका क्या हो रहा है? सर आगे तो कुछ बनाया नहीं। आगे हो सकता है फिक्स हो, आगे हो सकता है हिंज हो सकता है कंटिन्यूअस बीम की तरह आगे जा रहा हो। तो मैं फोकस कर रहा हूँ अभी किस जगह पर? सिर्फ सपोर्ट पर। इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। सिर्फ इतना सा पार्ट देखो आप, सिर्फ इतना सा पार्ट, सिर्फ इतना सा पार्ट देखो। रोलर है, रोलर का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट रिएक्शन देगा। हिंज है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में वो रिएक्शन देगा। और अगर आपका फिक्स्ड है तो ये बेसिकली तीन रिएक्शन देता है। तीन रिएक्शन देता है। कौन कौन सी? ये देगा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स यानी कि आरवी, ये देगा आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स। इधर दे या उधर दे उससे मतलब नहीं मुझे, हो सकता है डाउनवर्ड दे या अपवर्ड दे, उससे मतलब नहीं है। मैं बोल रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट कर सकता है, जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से काम कर देगा, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे देगा। उसके अलावा ये मूवमेंट भी रजिस्ट करता है ना, ये मूवमेंट भी रजिस्ट करता है। तो जो फिक्स्ड सपोर्ट होता है वो दिखता कैसा है? वो दिखता ऐसा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिखता ऐसा है? ठीक है, देखो ध्यान से। कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर एलिमेंट पर तीन तरीके के डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इस टिप पर फोकस करो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आगे जा सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये जा सकता है, और ये रोटेट भी हो सकता है। ये वाला जो पॉइंट है ये रोटेट भी हो सकता है। तो तीन तरीके के डिस्प्लेसमेंट्स आते हैं। दो तो आपके ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट है ना, ट्रांसलेशन में डिस्प्लेसमेंट है, और एक है रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। एक तो इस चीज का भी ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, रोटेशनल भी एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है, उसको बोलते हैं रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रहा है? एक तो डेल्टा एक्स डायरेक्शन में मूव कर जाए, एक डेल्टा वाई डायरेक्शन में मूव कर जाए। तो दो तो आपके लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाले हो गए, और तीसरा जो है वो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया। तो एक फ्री एंड पर कितने डिस्प्लेसमेंट्स हैं? तीन है। अभी मैं ना मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी मैं 2D में 3D में और भी आपका व्यू क्लियर करूंगा। पहले आप मोटा मोटा आइडिया पकड़ो कि ये जो सपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ, और ये सारे के सारे सपोर्ट मैंने 2D वाले डिस्कस किए भी है ना। 2D सपोर्ट्स लिख दो जरा, 2D सपोर्ट। 3D सपोर्ट का क्या मतलब होगा अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता चीजों को, है ना। तो 2D में मानो, क्योंकि मैंने ये बोर्ड पे ही तो बनाया है, तो आपको तो एक एलिमेंट नजर आ रहा है, एक सपोर्ट नजर आ रहा है, फोर्सेस वगैरह होंगे, सब बोर्ड की प्लेन पे काम चलेगा, है ना। अब सपोर्ट्स आपके सामने है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इस जगह पर ना मैं सारे सपोर्ट्स के बारे में कुछ और भी आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो, सपोर्ट ने इधर रेजिस्टेंस दिया, इसका मतलब क्या? इसका वाई डायरेक्शन में, है ना, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्या? क्या ये सपोर्ट इसको वाई डायरेक्शन में जाने देगा? क्या नहीं जाने देगा। जो एकदम रिजिड सपोर्ट होगा, मतलब ये फिक्स सपोर्ट होगा। कई बार फ्लोटिंग सपोर्ट भी होते हैं, जैसे मान लो आप नाव में बैठे हो, तो वाटर भी एक तरीके का सपोर्ट है जो वर्टिकल डायरेक्शन में सपोर्ट करता है। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई कूदे तो क्या होगा? थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होता है उधर भी, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ फर्म सपोर्ट की। फर्म मतलब यहाँ पर जो आपका सपोर्ट है ये बिल्कुल फर्म रहेगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आप बोल सकते हो फिर वाई डायरेक्शन में नहीं होंगे। क्या ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट रोक सकता है? क्या ये नहीं रोक सकता। अगर फोर्सेस लगेंगे कि जो एक्स का डिस्प्लेस करवा सके तो होगा डिस्प्लेस,
उसको रोकने की इसमें ताकत नहीं है ना। तो डेल्टा एक्स मिल सकता है, इसके अलावा जो थीटा है वो आपको यहाँ पर मिल सकता है ना। बात समझ में आ रही है? अगर इन दोनों को तो रोलर सपोर्ट बोला था, कंडीशन यही बनेगी डेल्टा वाई 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स और थीटा आपका कैसा होगा, मिल सकता है ना। यहाँ पर देखो जरा, इस जगह पर अगर इसने वर्टिकल में रिएक्शन दे दी तो वर्टिकल में जाने नहीं देगा, हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन दे दी हॉरिजॉन्टल में जाने नहीं देगा, तो क्या देगा ये, डेल्टा एक्स 0 दे देगा, डेल्टा वाई 0 दे देगा। इसके अलावा जो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है वो आपको ये करवा सकता है, यहाँ पर रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। यहां पर अगर बात करें क्या मूवमेंट जब लगता है तो क्या रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होने देगा, तो यहां पर आपके पास में डेल्टा एक्स भी फ्रीज हो गया, ठीक है, डेल्टा वाई भी फ्रीज हो गया, और इसके अलावा यहाँ का रोटेशन भी 0 हो गया। नोट कर लो सारी चीजें कि फिक्स सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट होता है, मोटा मोटा आइडिया, आप बार बार जब भी फिक्स सपोर्ट की बात आती है ना, एक लाइन बोलते हो रोटेशन 0 होता है। यहाँ का रोटेशन इसलिए 0 होता है क्योंकि फिक्स सपोर्ट एक मूवमेंट दे देता है जो रोटेट नहीं होने देता चीजों को। मूवमेंट देने का मतलब है मूवमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रोटेशन। कई बार बोला मैंने, जब फोर्सेस लगते हैं तो चीजें डिस्प्लेस होती है, जब मूवमेंट्स लगते हैं तो चीजें रोटेट होती है। तो मूवमेंट लग गया है ना, मैं दोनों ही सेंस में बात कर रहा हूं। जैसे अगर मैं मूवमेंट लगाऊं तो ये रोटेट हो गया, और अगर आप फिक्स सपोर्ट दे दें यहाँ पे तो यहाँ पर अगर मूवमेंट लगाओगे तो वो मूवमेंट दे देगा जो बैलेंस कर देगा इसको, इस वजह से रोटेशन होगा नहीं। बात समझ में आ रही है? ये मत सोचना कि सर आप तो हमेशा बोलते हो कि सर मूवमेंट आता है तो रोटेशन आते हैं। मूवमेंट आ नहीं रहा है, मूवमेंट यहाँ पे लगा था, लगने की वजह से यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन आ गई और उसने टोटल मूवमेंट को क्या कर दिया, 0 कर दिया, है ना, मूवमेंट को बैलेंस कर दिया। तो ये चीज फिर यहाँ से रोटेट नहीं होती है, इस जगह का रोटेशन 0 होता है ना। चीजों को समझना, बातें आगे की समझ में मोटा मोटा आइडिया लगा इन 3 बेसिक सपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। जो आपका रोलर सपोर्ट था उसको बनाने का एक तरीका ये भी होता है ना, ये ऐसे करके ऐसे बना दिया जाता है कि जिस जगह पर ये रखा हुआ है उस पर आपने सपोर्ट कुछ इस तरीके से बना दिया। तो ऐसे बनाने का मतलब भी रोलर सपोर्ट होता है। सुन रहे मेरी बात को ध्यान से? कोई अगर ऐसे बना दे, सोचो जरा, छोटा सा आंखों का धोखा, कोई ऐसे बना दे तो बताओ जरा ये कैसा है? ये आप पहिया नहीं रहा, क्योंकि ये तो ग्राउंड था आपका और पहिया मुझे घुमा हुआ सा नजर आ रहा था, तो इसको रोलर बोल सकते हो आप। ये तो रोलर है लेकिन ये रोलर नहीं है, ये हिंज है ना। ये वाला जो सपोर्ट है इसमें और इसमें देखो, ये बस इन डिजाइन का फर्क है। इसका मतलब है कि ये रुकी हुई चीज है ना, ये रुकी हुई चीज है, तो पहिया रोक दिया गया इसका, है ना। और यहाँ बोल सकते हो कि ये ग्राउंड है जो रुका हुआ है, और यहाँ पर ये आपको पहिए जैसा लग रहा है, ठीक है, तो ये आगे डिस्प्लेस हो सकता है ना। तो इसको तो आप रोलर में काउंट करोगे, और अगर ऐसा सपोर्ट कभी नजर आए तो इसको आप हिंज में काउंट करोगे, है ना। दिस विल बी काउंटेड इन द हिंज। आइडिया लग पा रहा है थोड़ा बहुत? स्टील स्ट्रक्चर में भी मैं आपको बताता हूँ। देखो देखें कितने लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है यहाँ पर, है ना। सारे लोग ध्यान देना जरा। मान लेते हैं आपके पास में स्टील स्ट्रक्चर आपने बनाया और यहाँ पर ये दीवार के अंदर है इस तरीके से, मान लो, ठीक है। और यहाँ पर हमने दो, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रिवेट या फिर बोल्ट लगा रखे हैं, यहाँ पर एक लगा रखा है। बताओ जरा यहाँ पर कैसी कंडीशंस बनेगी? जो भी एलिमेंट यहाँ पर है उससे जो सपोर्ट लिया गया है, सपोर्ट लेते समय या तो 2 बनाए, यहाँ पर आपने 1 बनाया। 2 बनाने का मतलब क्या रोटेशन अलाउड होंगे क्या? रोटेशन नहीं कर पाएगा अभी। और 1 के थ्रू रोटेशन हो जाएगा क्या? बड़े आराम से रोटेशन हो जाएगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है रोटेशन अलाउड है, यहाँ दिखाई दे रहा है रोटेशन अलाउड नहीं है। तो ये वाला सपोर्ट तो आपका फिक्स्ड की तरह काम करेगा और ये वाला सपोर्ट आपका हिंज की तरह काम करेगा। बात समझ में आ गई क्या? लिख लो, है ना, इसको भी बना लो। तो रिवेट या बोल्ट करके लिख लेना आप वहां पर, है ना। तो रिवेट या बोल्ट आपने लगा दिया। रिवेट या बोल्ट नहीं लगाते, मान लो यहाँ पर आप वेल्डिंग कर देते हैं, तो वेल्डिंग भी किस तरीके से काम करती है? फिक्स की तरह काम करती है। जैसे मान लो आप ये नहीं देते, है ना, आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर वेल्डिंग कर दी, तो वेल्डिंग भी किस तरीके का काम करेगी? रोटेशन अब यहाँ पर भी नहीं हो सकते, ये भी आपका फिक्स सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई क्या? किस तरीके से सपोर्ट जो है आप बोल सकते हो। सोचो जरा, मान लो आपने जो ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं ना अपन, तो ब्रिजेस वगैरह बनाए, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर आपका ये कॉलम है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कॉलम है ऐसा, है ना। और इस जगह पर आपने ऊपर जाकर के यहाँ पर सिर्फ बीम रख दी इस तरीके से, यहाँ पर पूरी बीम जा रही है इसके ऊपर से, है ना। तो ये वाली जो बीम जा रही है ये बस प्री कास्टेड आई थी, आकर के सीधा इस पर रेस्ट करवाया और कोई सपोर्ट्स वगैरह नहीं दिए। तो क्या किस तरीके का सपोर्ट ये देगा बीम को? ये जो कॉलम होगा ये किस तरीके का सपोर्ट देगा? ये देगा एक रोलर सपोर्ट, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपने यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं दिया, सिंपली बस आपने रेस्ट करवा दिया।
तो रेस्ट करवा दिया तो बस वर्टिकल डायरेक्शन में ये इसको नीचे आने नहीं देगा, डिफ्लेक्ट तो ये होगा लेकिन इस जगह से ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा इस जगह पर। बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली अगर आपने इस बीम को इस कॉलम के ऊपर जस्ट प्लेस कर दिया है, ये कॉलम है, ये आपका बीम है, और आपने इसको सिर्फ प्लेस कर दिया है बस यहाँ पे, इट इज जस्ट प्लेस्ड ऑन दिस कॉलम, देन व्हाट इज द मीनिंग? इट इज हैविंग द सिचुएशन लाइक द रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट की तरह ये काम करेगा। आगे की बात समझ में? ठीक है, नोट कर लो। हाँ हाँ, तो चला जाएगा, फिर चला जाएगा, लेकिन वहां पे लगते ही नहीं इतने फोर्सेस की पुल वगैरह लगे, इतना ज्यादा तो डेड लोड वगैरह होता है। उसके बाद में जो आपका पूरा का पूरा जो फ्लोर स्लैब आता है, डेक स्लैब आता है, उसकी वजह से डेड लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह की चांसेस नहीं होते, है ना। ये मैं सिचुएशन बना रहा हूँ, ऐसा नहीं जरूरी कि हमेशा ऐसे बस प्लेस कर दिया, इनको कनेक्शन नहीं दिया। अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर आपने बोल्टेड वगैरह कर दिया है किसी तरीके से, इनको ज्वाइन करवा दिया था, तो मामला ही खत्म। ठीक है, फिर तो सपोर्ट कंडीशन के हिसाब से जैसा बनेगा, जैसा अलाउ करेगा वैसे करेंगे काम, है ना। हाँ, लगा सकते हैं, लगाते हैं, लगाते भी हैं, है ना। चलो जब कंस्ट्रक्शन होते हैं ना, तो आप देखा करो कि कैसे एलिमेंट्स को, बने बनाए एलिमेंट्स को सिर्फ सिंपली प्लेस कर दिया है या नहीं किया, तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप का सपोर्ट वहां पर बन रहा है। चलो एक बात और सुनो, जैसे मेरे पास में ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर एक मैंने रिंग डाल दी, और रिंग डाल करके अगर मैं उसको खींचूंगा तो मुझे बताओ ये एलिमेंट उस रिंग को किस टाइप का सपोर्ट देगा? अगर मैंने एक रिंग डाल दी इसके अंदर, ठीक है, और उस रिंग को यदि खींचा जाए, फोर्स लगाया जाए, तो ये वाला जो एलिमेंट है उस रिंग को किस टाइप का सपोर्ट देगा? रोलर सपोर्ट देगा। दिखाई दे रहा है? तो बेसिकली आपके पास में, मान लो आपके पास में ये कोई एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर आपने इस रिंग को डाल दिया है, तो यहाँ पर जब आप फोर्स लगाओगे तो बेसिकली ये आपको जो है इससे जाने नहीं देगा। ठीक है, तो आपको इसका कंस्ट्रेंट पता होना चाहिए कि इसका कंस्ट्रेंट क्या है। इस सपोर्ट ने इसके कौन से वाले मूवमेंट को, जो मूवमेंट ये ले सकता था, उसको सपोर्ट ने रोक दिया है। सपोर्ट का मतलब था मूवमेंट को रोकना, इधर उधर जाने से रोकना, तभी तो सपोर्ट कहलाएगा। सपोर्ट का मतलब क्या है? रोकना। ठीक है, तो किस डायरेक्शन में रोक रहा है, किस डायरेक्शन में उसने कंस्ट्रेंट दे दिया है, तो आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में तो रोक नहीं पाया, वर्टिकल डायरेक्शन में जाने से जरूर रोक देगा, उसके हिसाब से कंडीशंस बनेगी, है ना। तो नोट कर लो, इसमें आप बोल सकते हो कि इसका जो मूवमेंट फ्रीज होगा ना, ठीक है, मूवमेंट that will not be allowed, ठीक है, in the vertical direction, in the vertical direction, समझ रखो इसकी भी, in the vertical direction। बात समझ में आ गई? मुझे बताना जरा, जैसे आपके पास में कोई पानी पीने की जो बोतल वगैरह होती है ना, पानी पीने की जो बोतल है, इस बोतल में जो ढक्कन आता है, जैसे ये ढक्कन है, ठीक है, तो ढक्कन कैसे टाइट करते हो आप? ऐसे करते हो ना। क्या लगा रहे होते हो आप उस समय? कौन सा फोर्स लगाते हो? ना तो पुल लगा रहा हूँ, ना कंप्रेशन लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ मैं लगा रहा हूँ टॉर्क। टॉर्क लगाया, ऐसे करने का मतलब ही टॉर्क है, सीधी बात ये है। आपने टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाने के बाद आपको क्या फील होता है? जैसे ढक्कन और इस जो ये इसके पास में जो ये है ना, ये जो भी आपका बॉटल है, इस बॉटल और ढक्कन के बीच में रिएक्शन फोर्स तो है, कुछ ना कुछ तो है। बॉटल की जो वो जो ग्रूव्स बनी हुई है, उसके अंदर जो ढक्कन फिट है, तो वो किस तरीके का फोर्स आपस में दे रहे होंगे? सोचो जरा। कंस्ट्रेंट देखो, रोटेशंस वहां पर अलाउड है ना, और अगर आप उसको खींचने की कोशिश करोगे, वो नहीं जाने देगी बॉटल उसको। बहुत समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शंस कहां देगा, कहां नहीं देगा? तो फ्रीडम कौन सी उसकी? रोटेशनल फ्रीडम है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं, रोटेशंस वहां पर अलाउड है। तो इस चीज को समझना शुरू करो, है ना। ये वाला क्वेश्चन जो बॉटल वाला बोल रहा हूँ ना, ये आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर, और ये जेईएन में या एएन के अंदर देखा गया है ना। चलो, जब ये टॉपिक आएगा और मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, थोड़ा सा आप आइडिया रखो, है ना। एक सपोर्ट और बताता हूँ, सारे लोग ध्यान देना। तो यहाँ पर आपने लिखा है, अगर बनाना चाह रहे हो तो बना लो। ये बॉटल हो गई, ये बॉटल कैप हो गई, है ना। तो बॉटल कैप जो है, ठीक है, यहाँ पर आप लगाते हो यू विल अप्लाई द टॉर्क। आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सा फोर्स हम लगाते हैं बॉटल के ढक्कन को खोलते समय, ठीक है। तो हम लगाते हैं वी विल अप्लाई द टॉर्क, हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, और वो रोटेट होता है, वो रोटेट होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि रोटेशंस आर अलाउड, है ना। जब आप टॉर्क लगाते हो रोटेशंस अलाउ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ भी आपको काम आएगी, जो क्वेश्चन में आगे जाकर के डिस्कस होगा उसके लिए, है ना। नोट करो। अगर बात करें आप
उस तरीके की सपोर्ट की, वो आता है ना हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह आता है, उसमें होता है ना नॉब वगैरह होती है, उस नॉब को उठा करके आपने सीधा यहाँ किया, ऊपर किया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, वो उस तरीके का जो आपको एलिमेंट मिलता है उसके अंदर आपके जो सपोर्ट्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट होता है। तो बेसिकली ये सपोर्ट कैसा सपोर्ट है कि अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट्स है तो वो तो अलाउड है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा सकता है। इसके अलावा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिस इज नॉट अलाउड, रिएक्शन हॉरिजॉन्टल में देगा और इसी के साथ में ये कुछ ना कुछ मूवमेंट भी देगा, यानी कि रोटेशंस आर नॉट अलाउड, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट्स आर नॉट अलाउड। इस तरीके के रोलर को कौन सा रोलर कहते हैं? इसको कहते हैं गाइडेड रोलर, ठीक है, नोट कर लो। गाइडेड रोलर वो रोलर होता है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जैसे मैंने फिगर बनाया, मैंने रोलर को ऐसे दिखाया तो मैं बोलूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा। लेकिन याद मत कर लेना कि सर गाइडेड रोलर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देता है। अगर मैं गाइडेड रोलर को ऐसा बना दूं तो आप लोगों में समझ होनी चाहिए कि गाइडेड रोलर सर ऐसा बनाए गए हैं, बताओ जरा, इस तरीके का गाइडेड रोलर है तो ये जाएगा हॉरिजॉन्टल में, रिएक्शन कौन सी देगा? अब ये वर्टिकल में देगा। बात समझ में आ रही है? तो गाइडेड रोलर ये भी बना दो, ये भी बना दो, आपको समझ डेवलप हो जाएगी कि अब ये आपको वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन देगा, इसके अलावा वो आपको मूवमेंट भी देगा, है ना। तो जो चीज वो दे पा रहा है उस डायरेक्शन का, वो मोशन फ्रीज हो जाएगा उसका, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जा नहीं सकता और ये रोटेट नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है? गाइडेड रोलर की निशानी क्या है? क्योंकि उसने सपोर्ट दे दिया है। सपोर्ट का मतलब ये होता है किसी डायरेक्शन के मूवमेंट्स को फ्रीज करना, मूवमेंट्स को फ्रीज करना। बात समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके का सपोर्ट है कि वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट्स को फ्रीज कर देता है, मूवमेंट्स नॉट मूवमेंट, है ना, मूवमेंट्स को फ्रीज कर देता है, ठीक है, और रोटेशनल मूवमेंट्स को ये फ्रीज कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके का गाइडेड रोलर होता है, गाइडेड सपोर्ट कहलाता है। रिंग वाले एग्जांपल में फ्री करके बताया मैंने आपको, इसको एग्जैक्टली इस तरीके का नहीं बोल पाएंगे, है ना, क्योंकि मैंने बस आपको यहाँ पर ये बताया कि किस तरीके से ये सपोर्ट करेगा एग्जैक्टली, क्योंकि फिक्स नहीं है, वहां पे आएगा नहीं आएगा, वहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, वर्टिकल डायरेक्शन में भी, और फर्दर स्टडी में जाना पड़ेगा एज पर द सिचुएशन गिवन, है ना। ध्यान देना। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे, अगर मान लो यहाँ पर एक लेडर लगी हुई है, इस तरीके से लेडर है ना, दिस इज द लेडर। अब ये लेडर में अगर मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो फ्लोर है ना, फ्लोर, ये वाला जो फ्लोर है ये तो स्मूथ फ्लोर है, ठीक है, और यहाँ पर बोलते थे कि यहाँ पर ये रफ है, जो वॉल है वो तो रफ है लेकिन ये स्मूथ है। बताओ जरा किस तरीके के यहाँ पर फोर्सेस वगैरह लगेंगे? देखो एक चीज तो ये, क्या ये इस सपोर्ट को, जो वॉल है सपोर्ट, उसकी तरीके से यहाँ पर सिर्फ ये प्लेस्ड है तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में सपोर्ट ले रहा होगा यहाँ से, पक्की बात है, तो यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन में सपोर्ट आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट है तो ये नॉर्मल डायरेक्शन में सपोर्ट आ रहा होगा, और ये रफ है, रफ होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आती है तो फ्रिक्शन आता है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी आएगा। मुझे बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ, क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो फ्रिक्शन लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा फ्रिक्शन वाला, है ना। और यहाँ पर बता सकते हो इस जगह पर, इस एंड पर कौन कौन से फोर्सेज आएंगे? यहाँ पर आएगा बस वर्टिकल डायरेक्शन का नॉर्मल रिएक्शन, इसको N1 कह दो, इसको N2 कह दो। हॉरिजॉन्टल में आएगा क्या? क्योंकि मैंने स्मूथ कह दिया, इस वजह से हॉरिजॉन्टल में कोई सपोर्ट रिएक्शन नहीं आएगी। बात समझ में आ रहा है? तो आप प्रैक्टिकली किसी भी सिचुएशन में आप बैठे बैठे आप बता सकते हो कि कैसा सपोर्ट मिला है, कैसा नहीं मिला। मैं खड़ा हूं अभी यहाँ पर, है ना, तो फ्लोर मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मैंने सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लगा रखा है, फ्लोर ने मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में लोड दे दिया, तो मेरे लिए फ्लोर कैसा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट। बात समझ में आ रहा है? मेरे लिए फ्लोर एक रोलर सपोर्ट है अभी इस सिचुएशन में। बात समझ में आ गई? चलो, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस हमने डिस्कस किए हैं, है ना, और भी हम डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल सिनेरियो के बेसिस पर आप लोग लिया करो। अगर इसका मुझे लाइन एलिमेंट बनाना हो तो कोई बना देगा इसका, कोई लाइन एलिमेंट की तरह अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे इसको? यहाँ पर आप इसको ऐसे बता दो कि ये लाइन एलिमेंट है और यहाँ पर सपोर्ट की टेंडेंसी ऐसी है कि वो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है और उसके अलावा वो यहाँ पर मूवमेंट दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब डायरेक्शंस मैटर नहीं करेगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी उधर दे देगा, हो सकता है इधर दे, हो सकता है इधर दे, हो सकता है मूवमेंट ऐसे दे, हो सकता है मूवमेंट उल्टे दे। ये कौन सा मूवमेंट दिखाया मैंने यहाँ पर? दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, हो सकता है क्लॉकवाइज मूवमेंट दे। सैगिंग मॉगिंग में नहीं बोल रहा हूँ, अभी आगे जाके सीखेंगे फिर बताऊंगा, है ना। चलो,
थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई सपोर्ट्स के बारे में, स्ट्रक्चर को देखने के नजरिए में, है ना। आगे बात करते हैं, हेडिंग डालो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी, है ना, या फिर आप बोल सकते हो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। किसको कहते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, किसको कहते हैं और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, वो चैप्टर में आपका स्टार्ट करने वाला हूँ। जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना, वो आपका बिल्कुल लास्ट डे ऑफ स्ट्रक्चर तक काम आएगा, लास्ट डे ऑफ स्ट्रक्चर तक, है ना। क्योंकि आप लोग वैसे जनरली ना, नॉर्मली मैं देखता हूँ कि मार्केट के अंदर बच्चे परवाह नहीं करते कि डीएस निकाला नहीं निकाला, स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया या रोटेशन के लिए पूछा गया या डिफ्लेक्शन के लिए पूछा गया, वो कभी निकालते ही नहीं। उनसे तो ये पूछोगे ना कि इसका डीएस कितना, कभी निकाल के देगा, वरना निकालेगा ही नहीं, है ना। लेकिन आपको हर क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। चाहे स्ट्रक्चर एनालिसिस में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो उसमें निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस रास्ते से जाना बेटर होगा, है ना। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, वो है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, है ना, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। नोट करो। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। नोट करो, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इसकी परिभाषा। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, ठीक है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, नोट करो। इफ द स्ट्रक्चर कैन बी सॉल्व्ड और एनालाइज्ड completely, if the structure can be solved or analyzed completely by using only the condition of equilibrium, if the structure can be solved or analyzed, you can say analyzed completely by using only the condition of equilibrium, only the condition of equilibrium, then the structure is said to be statically determinate structure. The structure is said to be statically determinate structure. Statically determinate structure वो होता है जिसके अंदर उसको सॉल्व करने के लिए completely मतलब एक्सटर्नल रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन, जो भी आप पूछोगे ना उसका जवाब मिल जाएगा। जो भी आप पूछोगे, कुछ भी आप पूछो, उसका जवाब अगर दे पा रहे हो बाय यूजिंग ओनली द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उसको क्या कहते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बातों ही बातों में एक नई चीज आई है, वो है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हमारे पास में ना दो तरीके के केसेस आते हैं, एक तो 2D स्ट्रक्चर और एक आता है आपका 3D स्ट्रक्चर, है ना। अगर हम 2D स्ट्रक्चर की बात करें तो 2D स्ट्रक्चर में, ठीक है, हमारे पास में तीन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। देयर आर 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द 2D स्ट्रक्चर। जब 2D स्ट्रक्चर को सॉल्व करने जाएंगे, तीन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का सहारा लेंगे। वो कौन कौन सी है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स बैलेंस, मूवमेंट बैलेंस, वो वाली कंडीशन। तो बेसिकली एक्स डायरेक्शन का फोर्स, वाई डायरेक्शन का फोर्स, सारे फोर्सेज एक्स और वाई डायरेक्शन के, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर पर लग रहे हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर के पूरे स्ट्रक्चर पर लग रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर के किसी पार्ट पे लग रहे हैं, वो कैसा होगा, वो इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब टोटल समेशन 0 होगा, ठीक है। और आप बोल दोगे दिस इज समेशन ऑफ mz इज इक्वल टू 0। मूवमेंट आएंगे तो किस एक्सिस के अबाउट आएंगे? आप सोचो जरा, अगर मान लो आपने यहाँ पर बीम बनाई है ना, और कहीं पर भी आपने जैसे, अब ये बीम किस प्लेन में है बताओ, किस प्लेन में है? बोर्ड वाले प्लेन में। मान लो बोर्ड की ये डायरेक्शन x है, ये डायरेक्शन y है, तो x और y से राइट हैंड थंब रूल से ये z डायरेक्शन है। तो अगर इस फोर्स का मूवमेंट लोगे ना, जैसे इस पॉइंट पर मूवमेंट लिया तो वो ऐसे आएगा, बात समझ में आ रहा है? तो फोर्सेस के मूवमेंट कौन से वाले आएंगे? इस प्लेन के परपेंडिकुलर में आएंगे। इस वजह से मैं इसको z लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ mz इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तीन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है 2D स्ट्रक्चर को सॉल्व करते समय। अगर 3D में जाओगे तो तीन डायरेक्शंस है, तीनों डायरेक्शन के तीन फोर्स है ना, यानी कि समेशन fx बराबर 0, समेशन fy बराबर 0, समेशन fz बराबर 0। तीन तो फोर्सेस वाली इक्वेशन और तीन ही मूवमेंट वाली। इस डायरेक्शन का मूवमेंट भी आएगा, इस डायरेक्शन का मूवमेंट भी आएगा और इस डायरेक्शन का मूवमेंट भी आएगा। तीन मूवमेंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, यानी कि समेशन ऑफ mx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ my इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ mz इक्वल्स टू 0। तो देयर आर 6 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द 3D स्ट्रक्चर
and there are 3 conditions of equilibrium for the 2D structure। मोटा मोटा बता रहा हूं अभी मैं आपको, ठीक है। अभी हम और इसके अंदर एनालिसिस में अंदर घुसेंगे, मोटा मोटा आइडिया लग रहा है। मोटा मोटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक होता है आपका रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर और एक होता है आपका पिन जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर, है ना, पिन जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर। तो रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर उसमें कहानी थोड़ी सी डिफरेंट और पिन जॉइंटेड में डिफरेंट होती है, लेकिन डिटेल में हम बाद में जाएंगे, मोटा मोटा आइडिया पकड़ लो अभी आप। तो 2D स्ट्रक्चर में देयर आर 3 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, fx fy mz समेशन 0, 3 फोर्सेस 3 मूवमेंट्स के समेशन 0, ठीक है, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करते समय सिर्फ इन्हीं चीजों का यूज करते हो, इनके अलावा कुछ यूज नहीं करते, तो वो स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाता है। और स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेसी देखने के लिए एक हम यहां पर एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। नोट कर लो, टू फाइंड द स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट और नॉट, इस बात का पता लगाने के लिए कि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, इस बात का पता लगाने के लिए हम एक नंबर डिफाइन करते हैं, है ना, हम एक नंबर डिफाइन करते हैं जिसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कहते हैं, ds। तो ds किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इसकी परिभाषा पे ध्यान देना, क्योंकि सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले जो आज की क्लास में बनेंगे वो इस छोटी सी बात से बनेंगे। सारे फॉर्मूले जो बेस कंसेप्ट है वो मेरी ये आगे आने वाली 1-2 लाइन होने वाली है ना। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, वापस से रिपीट करता हूं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए, अगर किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अलावा कोई और कंसेप्ट आप यूज नहीं करोगे तो वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहलाएगा। अगर इतनी चीजें काफी नहीं है स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए, कुछ और चाहिए, तो फिर वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट कहलाता है। ये बात समझ में आ गई, मोटा मोटा आइडिया समझ में आ रहा है। फिर कुछ होगा आगे जाकर के देखेंगे, कुछ है अगर इतने से काम चल जाए तो डिटर्मिनेट है, इतने से काम नहीं चले तो इनडिटर्मिनेट है, सीधी सीधी बात है। अब इसके लिए एक नंबर डिफाइन कर रहे हैं, मोटा मोटा आइडिया ले लिया, अब इसके लिए एक नंबर डिफाइन कर रहे हैं जिसको कह रहे हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। अब इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज डिफाइंड सच दैट इट इज द एडिशनल कंडीशन अदर देन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द स्ट्रक्चर। मान लो आपको टोटल 5 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, 5 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट। मैथ्स में आप पढ़ते थे ना, जैसे ये 3x + y = 7, बताओ इसको सॉल्व करने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 अननोन है, 2 इक्वेशन बनेगी जब जाकर के ये स्ट्रक्चर सॉल्व होगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, मान लो आपके पास में 5 अननोन है ना, और आपके पास में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि 3 कंडीशन है, ये हर एक चीज इक्वेशन होगी एक आपकी, जैसे समेशन fx = 0, ये एक इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन समेशन fy = 0 ऐसे बन जाएगी। तो मान लो आपने 3 इक्वेशंस फॉर्म करी है, इससे ज्यादा आप फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब अभी भी आपको 2 और इक्वेशन बनानी है। तो अदर देन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हाउ मेनी मोर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द स्ट्रक्चर? To solve the structure is known as the degree of static indeterminacy. Degree of static पूरा लिखेंगे, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी मत बोलना, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, क्योंकि एक और आएगी बाद में जाके डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, है ना। तो आप पूरा बोलना डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। बात समझ में आ रही है क्या? मैथ्स भी समझो, हमको कभी भी जितने भी नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब आपके पास है, मान लो स्ट्रक्चर को सॉल्व करते समय 5 अननोन्स चल रहे हैं और आपके पास में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मान लो सिर्फ 3 ही बन पाई, तो इसका मतलब क्या है, 2 और इक्वेशन कहीं ना कहीं से लानी पड़ेगी। तो इसका क्वेश्चन का डीएस कितना चल रहा है, इसमें आंसर क्या दोगे, इसमें आंसर दोगे इसका डीएस 2 चल रहा है, आपको 2 कंडीशंस और बनानी है अदर देन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तब जाकर के ये स्ट्रक्चर सॉल्व होगा। बात आ रही समझ में? लिखो, कहां तक लिख चुके थे? द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज डिफाइंड एज सच दैट, क्या लिखा है आपने बताना जरा, नहीं लिखा क्या कुछ भी? टू फाइंड द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, है ना, ये लिख रहे थे सारे लोग, आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू नहीं किया। हाँ, टू फाइंड द स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेट और नॉट, वी डिफाइन अ नंबर दैट इज डिनोटेड बाय ds, दैट इज डिनोटेड बाय ds, है ना, दैट इज डिनोटेड बाय ds, which is the degree of static indeterminacy,
कैसे भी बोल दो, अंग्रेजी है ना, विच इज नोन एज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। It is defined such that the number of additional equations other than the condition of equilibrium, number of additional equations या number of additional conditions other than the condition of equilibrium are required to solve the structure completely. It is defined as the number such that it is the number of additional equations or condition which is required to solve the structure completely, है ना, लिखा आपने, which is required to solve the structure completely. भावनाओं को समझ गए क्या? The degree of static indeterminacy is defined such that the condition of equilibrium को छोड़ करके additional कितनी और equations की जरूरत है, उसको क्या कहते हैं? उसको DS कहते हैं। जैसे मैंने आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बनाई, मान लो 5 अननोन चल रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर को सॉल्व करते समय, 5 में 3 इक्वेशन तो इन्होंने दे दी, लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, 2 और इक्वेशन की जरूरत है, तो जो 2 निकल करके आया वही DS है आपका, है ना। अदर देन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हाउ मेनी मोर कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस स्ट्रक्चर कंप्लीटली इज नोन एज DS, ऐसे बोल दो, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ बातें लिख लो आप, कुछ बातें लिख लो। जैसे आप लिखते हो द एडिशनल कंडीशंस which are required, the additional conditions या equation which are required are known as the compatibility equations. Compatibility equations, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को छोड़ करके आपको एडिशनल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कंपैटिबिलिटी कंडीशंस, है ना। तो आप बेसिकली मोटा मोटा क्या समझे, अगर आपको बोलना है कि स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो इसका DS कितना होगा, अगर स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो इसका DS 0 होगा, ठीक है। और अगर आप बोलते हो स्टैटिकली आपका स्ट्रक्चर कैसा है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का DS कैसा होगा? DS आपका ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, नोट कर लो। अगर आपका स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है देन DS विल बी मोर देन 0। जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल के समय 2 आ रहा था, तो बेसिकली आप बोलते हो कि इसका DS 2 है, 2 का मतलब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की, नोट करो द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, नोट करो। पहली तो मैंने बताई थी आपको, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में आपको हमेशा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को छोड़ करके कुछ और कंडीशंस को निकालने की जरूरत पड़ती है, और जो कहां से निकलती है? कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी से मिलती है ना। तो नोट कर लो, पहली चीज है एडिशनल कंपैटिबिलिटी कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, एडिशनल कंडीशन ऑफ कंपैटिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। ये कंडीशंस बोल रहे हो तो आर रिक्वायर्ड बोल दो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कितनी होगी, ठीक है, कभी 1 होगी, कभी 2 होगी, कभी 4 होगी, ठीक है। तो नोट कर लो additional compatibility conditions are required. दूसरा लिखो the bending moment and shear force, the bending moment and the shear force depends on the cross section of the area. The bending moment and the shear force depends upon the cross section of the area and EI मतलब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, नोट करो, एंड द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI ऑफ द मटेरियल, EI ऑफ द मटेरियल। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपका सॉम से है ना, उसी पर आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा। सोचो जरा, यहां पर मैंने एक एलिमेंट लिया ऐसा, और कंडीशन मैं ले रहा हूं 2 तरीके की कंडीशन। यहां पर मैंने एक तो ऐसे बनाया हुआ है, और दूसरा मैंने बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपने हिंज लिया, यहाँ पर आपने हिंज लिया, है ना। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है।
इन दोनों केसेस में मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। इसका जो मटेरियल का जो थर्मल कोएफिशिएंट है वो अल्फा है, इसका भी अल्फा है, दोनों का सेम है, बस दोनों में डिफरेंस किस बात का है, सपोर्ट का। ये रोलर सपोर्ट है और ये आपका हिंज सपोर्ट है। मुझे बताओ टेम्परेचर के कारण जो यहाँ पर इस मेंबर का एक्शन होगा वो कौन सा वाला एक्शन होगा, वो उस पर टेम्परेचर के कारण इसका फ्री एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो फ्री एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सिस के अलोंग फोर्स लगेगा। एक्सिस के अलोंग फोर्स जब लगते हैं तो मेंबर कौन सा कहलाता है, बार कहलाता है। तो इसका जो बिहेवियर आएगा ना भी वो कौन सा वाला होगा, बार वाला होगा। पहली चीज तो ये एक्सिस के अलोंग फोर्सेस लगेंगे, अगर लगेंगे तो। अब मुझे बताओ बार समझ में आ गया, बार क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर आपके टेम्परेचर के कारण थर्मल एक्सपेंशन होगा या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, डिपेंडिंग ऑन की टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, है ना। और यहाँ पर जरूरी है फिर भी स्ट्रेसेस आए, क्योंकि आप लोग सोम में पढ़ते हो कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ द बार के कारण जो स्ट्रेसेस आती है वो जीरो आती है, क्योंकि अगर बार को फ्रीली एक्सपेंड होने का मौका दिया जाए तो किसी प्रकार की कोई स्ट्रेसेस नहीं आती है ना। तो सोम में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसी का मैं थोड़ा सा यूज बता देता हूँ। सोम में बार में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि अगर आपने फ्री एक्सपेंशन किया तो जो स्ट्रेस आएगी टेम्परेचर के कारण वो जीरो होगा, और यहाँ पर अगर फ्री एक्सपेंशन नहीं है, आपने उसको बांधा हुआ है ना, आपने वहां पर यदि उसको रिजिडली यदि उसको रोका हुआ है, एक्सपेंशन नहीं होने दे रहे हो, तो कितनी स्ट्रेसेस आती है टेम्परेचर के कारण, दैट इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन हो जाता है अल्फा डेल्टा टी, तो फॉर्मूला बनता है E अल्फा डेल्टा टी। अगर फ्री एक्सपेंशन होने दोगे तो स्ट्रेसेस जीरो आती है, और अगर उसको रोकेंगे तो स्ट्रेसेस जितनी आती है। मैंने क्या लिखा, E मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता, मैं कभी याद करता भी नहीं, मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला चल रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन, और स्ट्रेन का फॉर्मूला डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, तो फॉर्मूला बन जाता है E अल्फा डेल्टा टी। बात समझ आ रही। अब मुझे बताओ जरा दोनों में कहां टेम्परेचर के कारण स्ट्रेसेस डेवलप होगी और कहां नहीं होगी। तो सेकंड वाले में टेम्परेचर के कारण स्ट्रेसेस डेवलप होगी, यस और नो। सिग्मा टी यहाँ पर आपका नॉन जीरो होगा, और यहाँ पे जीरो होगा क्या, सोचो जरा, अगर ये फ्रिक्शनलेस वगैरह है ना, तो कोई रोक नहीं पाएगा इसको, किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है, ना तो कनेक्शंस में है, ना ग्राउंड और रोलर के बीच में है, तो कोई इसको रोकने वाला फोर्स नहीं है। तो फ्री एक्सपेंशन बोलोगे तो सिग्मा टी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, अभी हो सकता है आपको इस बात की समझ नहीं हो। इसका डीएस बता सकते हो, सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, वैसे इसका डीएस जीरो है। इसका डीएस अगर आप देखोगे जनरल लोडिंग के केस में तो इसका डीएस 1 आएगा, ठीक है, आगे जाके मैं बता भी दूंगा अभी थोड़ी देर में। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में टेम्परेचर के कारण स्ट्रेसेस आती है, स्टेटमेंट ये है, और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में टेम्परेचर के कारण स्ट्रेसेस नहीं आती है, क्योंकि उसको फैलने का मौका मिल जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये मेरा पॉइंट आने वाला है, उसके सपोर्टिंग में मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की है, इसको बना भी लेना साइड में, है ना। The stresses are caused due to the temperature variation। हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं किसकी, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की, है ना। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में जबरदस्ती स्ट्रक्चर को रोका गया है, उस केस में डेफिनेटली टेम्परेचर के कारण स्ट्रेसेस डेवलप होती है ना। तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में देयर आर द स्ट्रेसेस कॉज्ड ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण स्ट्रेसेस डेवलप होती है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के अंदर टेम्परेचर वेरिएशन के कारण स्ट्रेसेस डेवलप होती है। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, टेम्परेचर का वेरिएशन समझ में आ गया, ठीक है। टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण अगर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा तो वहां पर कोई स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होगी, है ना, और अगर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा तो वहां पर स्ट्रेसेस डेवलप होगी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वेरिएशन, है ना। सारे लोग एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन पे ध्यान दो। मान लो मेरे पास में फिर से सिचुएशन कुछ ऐसी है ना। सुनो, इन दोनों के बीच में मैंने मेंबर नहीं डाला, अभी मेंबर डालूंगा मैं। इन दोनों के बीच में मुझे पता है डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच में 5 मीटर की डिस्टेंस है ना। सोचो जरा, हम सपोर्ट टू सपोर्ट हम एक मेंबर लगाने वाले हैं, और मेंबर सपोर्ट कैसे रहने वाले हैं, हिंज सपोर्ट रहने वाले हैं। मेंबर की लंबाई कितना बड़ा मेंबर यहाँ पे लगाने वाले हैं कि हम रेडीमेड मेंबर लाएंगे 5 मीटर का, यहाँ पे बिल्कुल नाप तोल करके और सीधा यहाँ पे लगा देंगे, है ना। एक सिचुएशन तो ये, दिस इज द सेकंड केस मान लो। चलो फर्स्ट केस आपका बिल्कुल वही कि आपका सपोर्ट यहाँ पर है, आपका सपोर्ट यहाँ पर है, लेकिन ये रोलर है
और यहाँ पर आप एक एलिमेंट लगाने वाले हो, फिर से इनकी डिस्टेंस मान लो 5 मीटर है। सुनो, अब मैंने जब एलिमेंट बनाया है ना, वो हो सकता है वुड का हो, स्टील का हो, जिस भी तरीके का मेंबर दिया, तो 5 मीटर जब मैं नाप तोल करके लाया, गलती से वो 4.95 मीटर रह गया। सोचो जरा कि गलती से वो जो मेंबर था वो 4.95 मीटर का गया है और ये साइड पर पहुंच चुका है। तो ज्यादा बहुत बड़ा वेरिएशन भी नहीं है, तो क्या करते हैं, ठीक है, जबरदस्ती उसको खींच खाच करके जो है वहां पर फिट करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको 4.95 मीटर का मेंबर यहाँ लगाओगे और यहाँ लगाओगे, तो बताओ कहाँ स्ट्रेसेस डेवलप होगी उसके कारण। जबरदस्ती जब आप प्लेस करोगे, रोलर तो शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.95 मीटर की जगह तो 4.95 मीटर वो बना लेगा उस जगह पर। तो जब आप ये 5 मीटर का मेंबर, जब यहाँ 5 मीटर की डिस्टेंस पे इतना बड़ा मेंबर लगाओगे, तो ये रोलर हल्का सा मूव हो जाएगा। दिस रोलर विल मूव लिटिल बिट। क्या यहाँ पे जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्या? सोचो जरा, यहाँ जबरदस्ती करनी पड़ेगी क्या? तो यहाँ पर इसको कहते हैं, कंसेप्ट कौन सा कहलाता है, इसको कहते हैं लैक ऑफ फिट, कि जितनी जगह थी उतना बड़ा मेंबर नहीं आया, बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है। इसको कहते हैं लैक ऑफ फिट, कि जितनी जगह थी उसके बराबर की लंबाई का मेंबर नहीं आया, छोटा आ सकता है, बड़ा आ सकता है। इस कंसेप्ट का नाम है लैक ऑफ फिट। ठीक है, फिर से क्या समझे आप? यदि यहां पर आप 4.95 मीटर का मेंबर लगाओगे, आप सोचो जरा, तो खींच खाच करके लगाना पड़ेगा, तो मेंबर में क्या आएगा? मेंबर में क्या, कौन सा फोर्स आएगा? सोचो जरा, इस कंडीशन में मेंबर में आएगा टेंशन। यहां कुछ आया क्या या नहीं आया? यहां पर आप बोलोगे इस मेंबर में जो फोर्स इंड्यूस होगा वो 0 होगा। क्या समझे फिर से? लैक ऑफ फिट की वजह से। अगर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है तो कोई स्ट्रेसेस नहीं आती है, लेकिन इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा तो स्ट्रेसेस आती है। बात समझ आ गई क्या? लिख लो, कंसेप्ट का नाम भी याद रखो, आगे जाकर के वापस आएंगे छोटी छोटी बातें जो हम कर रहे हैं, है ना। तो लैक ऑफ फिट की वजह से अगर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है तो स्ट्रेसेस आती है। जबरदस्ती की बात हो गई वहां पर, क्योंकि वो सपोर्ट मूव नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं? आपने भी किया होगा कई बार, रस्सी के 2 टुकड़े हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं 2 सपोर्ट्स के बीच में, जैसे कपड़े सुखाने की रस्सी कई बार टूट जाती है ना। क्या करते हैं, जब बांधने के लिए गए, जबरदस्ती खींच रहे हैं, उसको बंध ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया? एडिशनल वहां पर स्ट्रेसेस आ गई। मान लो सपोर्ट ही खिसक जाए, कोई दिक्कत ही नहीं, किसी प्रकार की कोई एडिशनल स्ट्रेस नहीं आई। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकली भी आपको थोड़ा सा व्यू मिलता जा रहा है कि इनके बीच में डिफरेंस किस बात का होगा, है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि डीएस को निकाला कैसे जाता है, हाउ डीएस इज कैलकुलेटेड। हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। अब हम डीएस निकालने की तरफ जाएंगे एक एक करके, है ना। हटा दो इनको। चलो सारे लोग ध्यान दो। अब हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर में डीएस कैसे निकाला जाता है। पहले तो मैं आपको ना कैरेक्टराइज करवा देता हूं कि मैं कौन कौन से स्ट्रक्चर में आपको सिखाऊंगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर, है ना, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। और इसके अलावा हम बात करेंगे पिन जॉइंटेड, है ना, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। रिजिड जॉइंटेड का अगर आपको एग्जांपल लेना है तो एग्जांपल में आप बोल सकते हो जैसे बीम, कॉलम, फ्रेम वगैरह, है ना। तो बीम, कॉलम, फ्रेम स्ट्रक्चर ये आपका रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर कहलाता है। और पिन जॉइंटेड में हम बात करेंगे ट्रसेस की, है ना। ट्रसेस जो स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर कहलाते हैं। 2 तरीके के स्ट्रक्चर दुनिया भर में है, एक तो आपका रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड जॉइंटेड, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, फिर इस टॉपिक के अंदर हम घुसेंगे अंदर, है ना। ध्यान देना, टोटल मिलाकर के 4 केसेस आएंगे आपकी स्टडी में। आपका आएगा 2D वाला केस, आपका आएगा 3D वाला केस, यहाँ पर भी पिन जॉइंटेड में 2D और एक आएगा 3D। यानी कि हम बात करेंगे प्लेनर ट्रसेस की। 2D मतलब प्लेन, एक प्लेन में है। प्लेनर ट्रस की हम बात करेंगे स्पेस ट्रस की, है ना। तो ये नाम रखना सीखो, ये प्लेनर ट्रस कहलाएगा, ये वाला आपका स्पेस ट्रस कहलाएगा। या फिर आप बोल सकते हो 2D पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, 3D पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, या फिर 2D ट्रस, 3D ट्रस, या फिर आप बोल सकते हो प्लेनर ट्रस और स्पेस ट्रस। बात समझ में आ गई? नाम कैसे रखे जाते हैं वो भी समझो। इसको आप बोल सकते हो 2D आपका रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, 3D आपका रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से। तो टोटल मिलाकर के डीएस की कैलकुलेशन में आपके पास में टोटल 4 केसेस होंगे।
या तो 2D रिजिड स्ट्रक्चर दिया जाएगा, या फिर 3D रिजिड स्ट्रक्चर दिया जाएगा, या फिर 2D ट्रस स्ट्रक्चर दिया जाएगा, या फिर 3D ट्रस आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि डीएस निकालो या इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने के तरीके भी हम देखेंगे, है ना। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ पिन जॉइंटेड और रिजिड जॉइंटेड की। इनमें डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। रिजिड जॉइंटेड और पिन जॉइंटेड में किस बात का डिफरेंस होता है, ठीक है। रिजिड जॉइंटेड और पिन जॉइंटेड में किस बात का डिफरेंस होता है, सारे लोग ठीक है मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। चलो यहां पर मान लेते हैं कि आपके पास में ये कॉलम है और ये बीम है ना। दिस इज द कॉलम एंड दिस इज द बीम। और लेट सपोज कि यहाँ पर आपने ठीक है मान लेते हैं कि इसको आपने बिल्कुल यहाँ पर या तो ब्रेसिंग लगा दी, या फिर आपने वेल्डिंग वगैरह कर दी, या बिल्कुल आपने दीवार में ही माउंट कर दिया, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया। मान लो अगर इस जगह पर है ना, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान देखना जरा। अगर मैं यहाँ पर इस कॉलम को और बीम को कुछ इस तरीके से दिखाऊं, सारे लोग ध्यान दो। मान लेते हैं यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है, इसको मैंने क्या बोला था कल, क्या नाम दिया था, दिस इज द पोर्टल फ्रेम। तो पोर्टल फ्रेम में कभी भी पोर्टल फ्रेम में और भी हो सकता है, मल्टीपल स्टोरीज वगैरह भी हो सकती है। जो बेसिक पोर्टल फ्रेम है वो ये है ना। चलो अब यहाँ पर मान लो सेंटर पर लोड लगे और इसका यदि आपको डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश करो। देखो आप सोचो जरा, दो कॉलम है, एक ऐसा फ्रेम बना दिया, उस पर जाकर के कोई खड़ा हो गया, तो खड़ा होगा वो इस जगह पर, तो ये झुकेगा, और ये अगर झुकेगा तो ये कैसे चलेगा, उसके लिए आप थोड़ा सा इसको ऐसा मान लो कि ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसा मान लिया, क्योंकि बीम का डिफ्लेक्शन बताया भी आपने। और इस जगह पर एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस जगह पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और यहाँ पर आपका जो एंगल था पहले, जो बीम और कॉलम के बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री था। तो जो भी रिजिड जॉइंट होते हैं उनकी एक खास बात होती है, लोडिंग लगने से पहले, लोडिंग लगने के बाद उनका एंगल चेंज नहीं होता है अगर वो रिजिड जॉइंटेड होता है। चाहे एंगल इनके बीच में इनिशियली 60 हो तो 60 ही रहेगा, 90 हो तो 90 ही रहेगा, 120 हो तो 120 ही रहेगा। तो मैंने क्या बनाया, मैंने बोला कि बीम झुकेगी, झुकेगी क्यों, लोड लग रहा है। तो यहां से भी ये बीम ऐसे गया, तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट बना दी, टेंजेंट बना करके 90 डिग्री पर एक और टेंजेंट बना दी, तो आपका जो कॉलम स्टार्ट होगा ना वो ऐसे स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रहा है, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप है। कॉलम जब डिफ्लेक्ट होगा इस लोड के कारण, बीम डिफ्लेक्ट हुआ, बीम के कारण ये जॉइंट आपका रोटेट हुआ। कितने से रोटेट हुआ, देखो जरा, जॉइंट को अगर रोटेशन बोलोगे, आप बोलोगे वो थीटा से रोटेट हो गया। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है क्या, सिमेट्रिक होता है तो जितना इधर उतना इधर भी आएगा। आप इस जगह की रोटेशन को क्या बोलोगे कि आपकी बीम रोटेट हो गई है कितने से, थीटा से, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर आप बोलोगे कि ये रोटेट हो गया थीटा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। तो आपका जो ये जॉइंट था ना, ये जो जॉइंट था, आप सोचो जरा, ये वाला जो जॉइंट था, अगर इसमें बीम, ये वाला एलिमेंट इधर से अगर थीटा से रोटेट हो गया तो कॉलम भी थीटा से रोटेट हो जाएगा इस पोजीशन पर, इस जगह पर। बाकी जाना उसको कहां है, वहीं फिक्स सपोर्ट पर। तो आप यहां से बिल्कुल एकदम स्मूथली कर्व बनाते हुए इस तरीके से इसको फिनिश कर दोगे। सिमिलरली यहां पे फिनिश करो, कैसे बनेगा, 90 डिग्री पर लाइन बना दो। उसके बाद में ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पर रोटेशन 0 होते हैं, आज भी बताया मैंने आपको, ठीक है। यहां से जाते हुए कुछ इस तरीके से दिखा दो, तो ये आपकी डिफ्लेक्टेड शेप होगी। पूरी स्ट्रक्चर में हम कई बार डिफ्लेक्टेड शेप बनाना सीखेंगे। डिफ्लेक्टेड शेप से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे बड़े आराम से, एटलीस्ट साइन तो मिल ही जाएगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। देखो अब इस जगह पर अगर आपसे कोई पूछे ना कि बीम ए बी में बी एंड का रोटेशन कितना होगा, तो दो ऑप्शन तो आपको क्लॉकवाइज के साथ दे रखे होंगे। मैं बिना सॉल्व किए बता सकता हूं कि डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। प्रैक्टिकल समझ यदि आपने भी डेवलप कर ली तो आप साइन बता पाओगे बहुत बार बड़े आराम से, बिना किसी कैलकुलेशन को किए हुए, है ना। बनाओ, देखें इतना बनाओ। तो बेसिकली इस पूरे डिस्कशन से हमने ये सीखा है कि रिजिड जॉइंटेड में जो एंगल होता है ना इन दोनों के बीच में, ठीक है, दिस एंगल विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा। और स्ट्रक्चर अगर आपका पिन जॉइंटेड से बना हुआ है, ये पिन से जुड़ा हुआ है, पिन से जुड़ा होने का मतलब क्या है, जैसे ये, जैसे मैं इसमें फंसा रहा हूं इसको, तो लोड लगे और एंगल चेंज हो जाए इनके बीच में, लोड लगे और एंगल चेंज ना हो, जॉइंट की खास बात ये है कि जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो वो रिजिड जॉइंट है। लोड लगे, इंडिपेंडेंट रोटेशंस हो जाए, तो इसको कहते हैं पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर दिस एंगल कैन चेंज, एंगल कैन चेंज, ये आपका पिन जॉइंटेड फ्रेम की निशानी होती है ना। बाकी वो डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। तो जो रिजिड जॉइंट की निशानी होती है वो ये होती है कि मेंबर्स के बीच का एंगल चेंज नहीं होता है, चाहे वो किधर भी डिस्प्लेस हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए, डिफॉर्मेशन कैसा भी हो जाए, रोटेट हो जाए, ठीक है। रोटेशन हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि रोटेशन नहीं होगा जॉइंट का, रोटेशन तो होगा, लेकिन मेंबर्स के बीच का एंगल चेंज नहीं होगा,
जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। समझ गई इस बात को? अब जॉइंट को प्रैक्टिकली दिखा भी दिया मैंने। एक तो ऐसा जॉइंट जो बिल्कुल इस तरीके से मजबूती के साथ, तो रोटेट होगा तो ये ऐसे होगा, दोनों के बीच में एंगल जितना पहले था उतना ही रहा। और एक ऐसा जॉइंट, ठीक है, कि रोटेशंस यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, है ना। चलो नोट करो। थोड़ा बहुत भी अगर आपको डिफ्लेक्टेड शेप में समझ में आया होगा ना, तो पढ़ते पढ़ते हमको ये सारी कहानी बड़े आराम से समझ में आ गई। अभी ज्यादा टेंशन मत लेना इसकी, ठीक है। बातें क्लियर है सारी? चलो 4 केसेस हमको टोटल पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर। पहला केस उठा लेते हैं, कौन सा वाला? डीएस निकालना चाहेंगे किसका? रिजिड में। किसका? 2D का। तो 2D रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर का डीएस कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा हूं। फिर देखेंगे 3D रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर का डीएस कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा। फिर देखेंगे हम पिन जॉइंटेड 2D पिन जॉइंटेड यानी कि प्लेनर ट्रस का डीएस कैसे निकालते हैं। फिर देखेंगे हम स्पेस ट्रस का डीएस कैसे निकालते हैं। टॉपिक क्लियर है जो हम पढ़ने वाले हैं? स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट द डीएस यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द 2D रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर। नोट कर लो।